हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग एक बात लगातार पूछ रहे हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रुप डी एग्ज़ाम कब से हो सकता है या कब से होने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग के मन में सवाल बने हुए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम है और फिर आपका बंगाल चुनाव है। इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि एग्ज़ाम अप्रैल में होगा या मई में होगा या फिर मार्च में ही हो जाएगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें बोली गई थी। और अब क्या है, प्रेजेंट में देखा जाए तो रेलवे सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही भरोसे कर रहा है। तो इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न बन गया है, क्योंकि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि जैसे ही क्या होगा, आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम ओवर होगा वैसे ही स्टार्ट कर दिया गया जाएगा आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम। फिर एक बार बोला गया था क्या कि आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में ग्रुप डी स्टार्ट होगा, ठीक है। जो दोनों बातें बिल्कुल अलग हो जा रही हैं, क्योंकि अभी तक क्या था, एनटीपीसी के चांसेस था कि 20 मार्च तक एग्ज़ाम ओवर हो जाता, बट वो भी अब लेट हो रहा है, ठीक है। और अगर आगे बढ़ता है वो, तो फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में भी ग्रुप डी होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे थे। इस वजह से अब आप लोग के मन में कन्फ्यूज़न बन गए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात तो फॉलो या नहीं हो पा रही पूरी तरीके से देखा जाए। और जैसे कि अभी क्या था, एनटीपीसी में फॉलो कराने में लोग बहुत जोड़ तोड़ मेहनत की है और कर ही दी, हर हाल में स्टार्ट कराई दी किसी भी तरीके से। बट यहाँ पे क्या है, अब ये बातें नहीं दिख पा रही हैं कि मार्च लास्ट में स्टार्ट हो पाएगा या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो पाएगा। लेकिन अभी भी अप्रैल में बहुत सारे डेट बचे हुए हैं। अप्रैल सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक बचे हुए हैं, जहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एसएससी एग्ज़ाम्स है, बंगाल चुनाव है, इस वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई अदर एग्ज़ाम हो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इन सब एग्ज़ाम्स का रेलवे के एग्ज़ाम पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि एक एग्ज़ाम के साथ दूसरा एग्ज़ाम होगा। ये हमेशा होते आया है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके से इसको रोका जाएगा या फिर इसकी वजह से उसको रोका जाएगा। अभी आप एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी शेड्यूल पूरा देख चुके हैं, मैं दिखाई दिया आप लोग को। पहले मैं बोला था कुछ लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी गैप चल रहा है। भले ही 5 फेज 4 फेज जो कराया जा रहा है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि 15 दिन का लगभग शेड्यूल दिया जा रहा है, लेकिन उसमें एग्ज़ाम कितने दिन हो रहा है, लगभग 6 दिन हो रहा है, कभी 7 दिन हो रहा है, कभी 9 दिन हो रहा है, लेकिन 15 दिन पूरा कभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बीच बीच में गैप रह रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रेलवे का कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उस दिन कोई अदर एग्ज़ाम पड़ जा रहा है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, अगर कोई स्टेट का एग्ज़ाम है तो उससे बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे रेलवे का एग्ज़ाम नहीं टलेगा या फिर उस दिन गैप नहीं रखा जाएगा। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एग्ज़ाम होगा तभी ऐसा होगा कि रेलवे का एग्ज़ाम उस दिन न रखा जाए, या फिर अगर रखा जाए तो सेंटर्स कम बनाए जाएँ। हो सकता है कि कुछ सेंटर उसको बांट दे, कुछ सेंटर उसको बांट दिया जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि अगर आप दोनों एग्ज़ाम अप्लाई किए हैं तो आपके लिए ये सोचा जाएगा कि आप वहाँ बैठ रहे हैं तो यहाँ कैसे बैठेंगे। ये सोचना रेलवे का काम नहीं है, फिर टीसीएस काम नहीं है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा क्या होता है, टीसीएस आपके लिए थोड़ा सा भलाई ये कर देता है कि अगर मान लीजिए आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और रेलवे का दोनों एक साथ अगर आपका पड़ता है, तो वहाँ पे ये होता है ना कि आपका अगर रेलवे का उस दिन पड़ा तो उस दिन एसएससी का नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस के पास सारा डेटा आपका रहता है, तो आपको परेशान होने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है आज आपके दोस्त का रेलवे का एग्ज़ाम है तो आज आपका एसएससी का हो सकता है, फिर आगे आपका रेलवे का हो, फिर आपके दोस्त का एसएससी का हो, ऐसे हो सकता है। लेकिन ये कम चांसेज है कि आपका रेलवे एसएससी दोनों एक ही दिन पड़ जाए। लेकिन हाँ, ये पूरा चांस है कि रेलवे एसएससी दोनों एग्जाम एक साथ चल सकते हैं, बट एक ही कैंडिडेट के दो एग्जाम एक दिन नहीं पढ़ते हैं, ये मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। ये इतना टीसीएस भी ख्याल रखता है, रेलवे भी ख्याल रखता है, एसएससी भी ख्याल रखता है, क्योंकि सबका डेटा जो है आपको मालूम है टीसीएस के ही पास है। तो इसको लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम दो एग्जाम एक साथ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मैं पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग के मन में क्या है, बंगाल चुनाव होने वाला अप्रैल में। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, चुनाव भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता तो थोड़ा सा इस पर इफेक्ट पड़ने का डर था, वैसे ही पड़ता नहीं, क्योंकि चुनाव क्या होता है, डेली लगातार नहीं होता है। जिस दिन चुनाव होता है उस दिन एग्जाम को रोक दिया जाता है, ठीक है। चुनाव गैपिंग के साथ होता है, 3 या 4 चरण में चुनाव हो सकता है, ठीक। अब वो तो बाद की बात है कितने चरण में होगा, लेकिन चुनाव से एग्जाम पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। चुनाव का मतलब बस ये होता है कि जब चुनाव का आचार संहिता लगता है, आचार संहिता लगने के बाद कोई नया नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है। लेकिन अगर कोई एग्जाम पहले से चला नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है तो उसे जरूर आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है, केवल नोटिफिकेशन आना, और नोटिफिकेशन आए हुए लगभग आपके 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो बिहार मतलब बंगाल चुनाव का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मैं बिहार चुनाव बोलने जा रहा था, बिहार चुनाव बीत चुका है, तो बंगाल चुनाव का भी यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी एग्जाम अप्रैल में आसानी से हो सकता है, चाहे अप्रैल में एसएससी का एग्जाम रहे, चाहे बंगाल चुनाव रहे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करें फ्रेंड्स की ग्रुप डी एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकता है, तो फ्रेंड्स जहाँ तक मुझे लग रहा है 15 या 16 अप्रैल से आपका ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि मैं पहले भी बताया था। लेकिन कुछ लोग फिर से मन में कन्फ्यूजन पैदा कर लिए थे कि बंगाल चुनाव है, क्योंकि मैं उस पर केवल एसएससी एग्जाम का जिक्र किया था कि एसएससी एग्जाम की वजह से रेलवे का एग्जाम नहीं रुकेगा। तो कुछ लोग के मन में था बंगाल चुनाव इस वजह से रुक जाएगा, तो मैं सोचा ये भी कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूं कि बंगाल चुनाव से भी इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बंगाल चुनाव लगातार 1 महीना नहीं चलने वाला है। वो जब भी चलेगा 3 या 4 दिन चलेगा, और गैप करके चलेगा, 4 दिन का गैप हो या फिर 5 दिन गैप हो या 1 वीक का गैप हो, जो भी हो। लेकिन क्या है, उससे भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जिस दिन चुनाव है उस दिन हो सकता है उस जिले में, उस शहर में, या फिर उस पूरे प्रदेश में कह दे कि वहाँ एग्जाम सेंटर न बनाया जाए,
ठीक है, उनका अगले दिन रखा जाएगा, ये हो सकता है। बट एग्ज़ाम पूरी तरह से रोक देना या टाल देना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जान रहे रेलवे के पास ऑलरेडी बहुत टाइम कम है। और मैं पहले भी बोल रहा था कि अभी क्या है, इलेक्शन का टाइम है। आपको अगर याद हो तो मैं बता दूं कि मैं बहुत पहले से बोल रहा था कि इधर यूपी का इलेक्शन होने वाला है, इस वजह से रेलवे के दोनों एग्ज़ाम रोके गए हैं। और यूपी का इलेक्शन जब पास आएगा तो दोनों एग्ज़ाम जरूर कराए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यूपी का इलेक्शन बहुत बड़ा माना जाता है, बहुत बड़ा प्रदेश माना जाता है हर एक तरह से, क्योंकि यहाँ जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है और फिर क्या है, यहाँ का पॉलिटिकल वैल्यू भी काफ़ी अधिक है। क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भी यहीं के हैं, प्रधानमंत्री भी यहीं से सांसद बने, तो मतलब बहुत कुछ इसका वैल्यू है यूपी का। तो इस वजह से यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वजह से सारी वैकेंसी को रोक दिया गया था और मैं बोला था यूपी चुनाव से पहले जरूर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब इससे अधिक और लेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बार शेड्यूल बन चुका है, ठीक है। और क्या है, अगर लेट करेंगे तो फिर इनको क्या होगा, कुछ मिलेगा नहीं, फिर आगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो एक मतलब कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पकड़ लिया रेलवे अपना कि का एग्ज़ाम कराने का, वो अगर एक बार टूट गया फिर तो फिर क्या होगा, तो रेलवे आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर यूपी चुनाव निकल जाएगा, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, यहाँ एग्ज़ाम कराने का ये फ़ायदा है फ्रेंड्स, यूपी चुनाव आते आते क्या होगा, इनकी ज्वाइनिंग की ओर लटकेगी। चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, ज्वाइनिंग तो कंप्लीट नहीं होगा, ये आप जान जाइए। अपना देश हो चाहे कोई प्रदेश हो, कोई वैकेंसी कम से कम 2 साल तो लेती ही लेती है। तो अगर ये मान लीजिए 2019 में स्टार्ट किए हैं लोग, 2021 से स्टार्ट हो गया है, तो 2021 में कहीं से भी कंप्लीट होने वाला नहीं है पूरा फाइनल ज्वाइनिंग प्रोसेस। मैं बता दूँ, अभी जो 2018 की वैकेंसी बची हुई है, चाहे ग्रुप डी हुआ, चाहे एलपी टेक हुआ, चाहे आरपीएफ हुआ, चाहे जेई हुआ, किसी का भी ज्वाइनिंग अभी तक कहीं भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि 3 साल बीत चुके हैं, आप खुद सोच सकते हैं। तो इसका कैसे आप सोच सकते हैं कि ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो बस यही चीज़ है, इस वजह से क्या हुआ, सारी वैकेंसी को रोका गया था, लेकिन अब इससे और अधिक नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि सब कुछ अब शेड्यूल फिक्स हो चुका है, ठीक है। भले ये लोग क्या कर रहे हैं, डेटा कम लोगों का अपलोड कर रहे हैं और कम लोग का डिटेल्स दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देंगे, सभी का देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अगर 16 अप्रैल से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा तो ये मान के चलिए कि ये जून लास्ट तक कंप्लीट भी कर देंगे। क्योंकि क्या है, यहाँ पे थोड़ा कैंडिडेट्स कम हो जा रहे हैं, 1,15,00,000 ही हैं, और जबकि एनटीपीसी में 1,26,00,000 है। इस वजह से वहाँ थोड़ा कैंडिडेट्स अधिक है, तो डेट्स अधिक लग रहे हैं। और मैं पिछले बार बोले थे 1,89,00,000 को, मैं पुरानी वैकेंसी का बोले थे 2018 वाली का, वो गलती हो गया था, ठीक है। मैं पहले भी करेक्शन कर चुका हूँ। तो अभी यहाँ क्या कैंडिडेट्स कम है, तो यहाँ एग्जाम में कम टाइम लगेगा। तो अगर आप 16 अप्रैल से मान के चलिए स्टार्ट होता है, तो ये 30 जून तक कंप्लीट करा सकते हैं बिल्कुल ईजिली। यानी कि लगभग 2.5 महीने में ग्रुप डी का एग्जाम कंप्लीट हो सकता है। और रेलवे ने वैसे ही बोला था जून तक हम कंप्लीट करा देंगे, बस ये बोला था कि एक बार मिड मार्च से स्टार्ट होगा, एक बार बोला था अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। लेकिन दोनों बातों में थोड़ा सा देरी होगा, दोनों बातें अभी पॉसिबल होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम लेट हो चुका है। आपको मालूम है एनटीपीसी कहीं ना कहीं अब 6 फेज़ कराने वाला है, क्योंकि 4 फेज़ में एग्जाम हुए, बट पूरे कैंडिडेट्स अभी नहीं आ पाए हैं, और 4th फेज़ में बहुत कम कैंडिडेट्स को लिया गया है। इस वजह से क्या होगा, 2 फेज़ बढ़ना तय है, यानी 6 फेज़ होना तय है, और इसे 5 फेज़ होने की उम्मीद थी, यानी 1 फेज़ एक्स्ट्रा हो जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम है एनटीपीसी के पहले फेज़ में क्या था, 23 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, दूसरे फेज़ में 27 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, और फिर तीसरे फेज़ में 25 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, यानी 3 फेज़ में 75 लाख कैंडिडेट्स हुए थे, बहुत अच्छा एक एवरेज चल रहा था। लेकिन चौथे फेज़ में क्या हुआ फ्रेंड्स, अचानक 15 लाख केवल बुलाए गए। तो 75-15 कितने हुए, 90 लाख कैंडिडेट हुए। फिर 1 लाख कैंडिडेट्स को बढ़ाया गया एक दिन अलग बुला के, जिसमें लिखा गया 16 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए, जबकि 15 लाख पहले बुलाए गए थे, और 1 लाख उस दिन, 16 लाख वो हो गए। और फिर क्या हुआ, एक दिन अलग फिर लिंक बुलाया गया, बनाया गया, तो फिर अलग कैंडिडेट्स बुलाया गया 23 फरवरी वालों को, पहले 22 फरवरी, फिर 23 फरवरी का। तो वहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि लगभग 2 लाख बढ़ाए गए। इस हिसाब से अंदाज़ लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर 8 दिन एग्जाम होकर के 16 लाख कैंडिडेट्स थे, तो 9वें दिन अगर एग्जाम हो रहा तो वहाँ भी लगभग 2 लाख लिया होगा ऑन एन एवरेज। यानी कह सकते हैं कि चौथे फेज़ में 18 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, यानी कि 23, 27, 50, 50 और 25, 75, 75, 18, 93 लाख कैंडिडेट्स का एग्जाम 4 फेज़ तक हो रहा है, या फिर हो चुका कह सकते हैं, ठीक है। अभी हुआ तो नहीं कंप्लीट, मान लीजिए 4th अभी आपका जो क्या है 4th का अभी कह सकते हैं कि मान लीजिए स्टार्ट है, चल रहा है, लेकिन आगे भी नहीं मालूम है कि मतलब 5th में कितना होगा कितना नहीं होगा। मान लीजिए 3rd मार्च तक चलने वाला है। तो फ्रेंड्स 4 फेज़ में जो है कितना हो रहा है, 93 लाख, ठीक है। तो आप इसे सोच सकते हैं 93 लाख हैं कितने टोटल कैंडिडेट्स, 1,26,00,000, तो बच जा रहा 33 लाख। 33 लाख के लिए मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि एक फेज़ में होना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, जिस हिसाब से रेलवे अभी एग्जाम करा रहा है। तो कम से कम 2 फेज़ तो होना ही होना है, यानी 6 फेज़ में एनटीपीसी का एग्जाम जाने वाला। जब 6 फेज़ में एनटीपीसी का एग्जाम जाएगा, तो आप मान के चलिए 5वां फेज़ जो है 4 मार्च से लेकर के 17-18 मार्च तक जा सकता है 5वां फेज़। फिर 6ठा फेज़ जो है आपका 20-21 मार्च से लेकर के 2-3 अप्रैल तक जा सकता है। जब 2-3 अप्रैल तक आपका एनटीपीसी चला जाएगा, तो फर्स्ट वीक में कहीं से पॉसिबल नहीं दिख रहा है। कम से कम 7-8 दिन का गैप लिया ही जाएगा रेलवे की तरफ से और टीसीएस की भी तरफ से, ताकि कुछ प्रिपरेशन किया जा सके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, उसके डेटा वगैरह सेव करने के लिए, क्योंकि सारा काम एक ही आदमी का है। मतलब आदमी तो एक नहीं, आदमी तो बहुत से किसी भी डिपार्टमेंट में, मतलब एक ही डिपार्टमेंट का है, क्योंकि रेलवे ही करा रहा है, आरआरबी ही करा रहा है, ठीक है। मैं फिर कहूँगा कि नोटिफिकेशन भले आरआर से निकाला ग्रुप डी का, लेकिन रिटन एग्जाम आरआरबी के ही थ्रू हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप लोग नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हो, खुद समझ जाएंगे।
और आरआरबी आरएससी के डिफरेंस मैं कई बार समझा चुका हूँ, मैं बार बार अब नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है स्टार्टिंग में वीडियो देख के बंद कर देंगे, फिर कहेंगे तो आरआरबी बोला है, इसे कुछ मालूम ही नहीं है, तो उनका प्रॉब्लम फ्रेंड्स, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान के चलिए 15-16 अप्रैल से आपका ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और जून लास्ट तक चलने वाला है। फिर मैं आगे बताऊंगा आपको मतलब फिजिकल का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, कैसे मैंने फिजिकल किया था, कैसे मैंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था इतने हल्के शरीर होने के बाद भी। मैं आपको सब कुछ डिटेल बताऊंगा फिजिकल के टाइम क्या क्या करना चाहिए, क्या डाइट आपको लेना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी फिजिकल के लिए होना चाहिए, मैं वो भी बताऊंगा फ्रेंड्स। लेकिन अभी आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा फिजिकल कब से आपको स्टार्ट करना चाहिए। पहले आप रिटन एग्जाम फोकस करें, जब रिटन एग्जाम आप दे लेंगे, आपको लगेगा हाँ कुछ आप जा सकते हैं आगे, तो फिर आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ फॉलो करने से फायदा होता है फ्रेंड्स, अगर आप फॉलो करने के बाद मुझे डीएम करते हैं तो आपका मैसेज मुझे मिल जाता है। अदरवाइज बिना फॉलो के मैसेज करते हैं तो क्या होता है, आपका मैसेज स्पैम में चला जाता है, जिसे मैं देख नहीं पाता हूँ, जिससे प्रॉब्लम हो जाता है, मैं आपकी क्वेरी का जवाब नहीं दे पाता हूँ। आप मुझे पर्सनल मेल पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेल पे भी कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। ये आपका प्रॉब्लम है या आपका मतलब तरीका है, वे है, आप कैसे पूछते हैं मुझे, ठीक है। मैं जवाब जरूर दूंगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।